नमस्कार, प्राइड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव गुप्ता। आज हम नागरिकता पर चर्चा करेंगे और जानेंगे संविधान के किस अनुच्छेद और किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है और इससे जुड़ी तमाम घटनाओं को हम जानते हैं। हमारे समक्ष उपस्थित हैं श्री जितेंद्र अलावत जी। आइए जानते हैं। गौरव कैसे हो? नमस्कार सर, क्या हाल है? बढ़िया सर। सर, आज हम नागरिकता से जुड़े कुछ सवालों को आपसे जानते हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता का प्रावधान दिया गया है और भारत में एकल नागरिकता प्रणाली है। एकल नागरिकता प्रणाली हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है और अनुच्छेद 11 में यह बताया गया है कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो बढ़ते हैं आगे और नागरिकता पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे। बताइए, नागरिक क्या है? आप किसको नागरिक कहेंगे? देखिए, कहने में तो बहुत आसान भी है कि भाई नगर में जो लोग रहते हैं वो नागरिक होते हैं। इसका अगर शाब्दिक अर्थ बनाएं कि नागरिक क्या है, नगर में जो लोग रह रहे हैं वो नागरिक हैं, तो इसका अर्थ ये तो नहीं होगा कि गांव में जो लोग रहते हैं वो नागरिक नहीं है। तो आसान शब्दों में तो यही कहते हैं कि भाई जो नगर में रहता है या गांव में रहता है वो नागरिक है। लेकिन नागरिक एक ऐसा एहसास है, नागरिक जो होता है अपने समाज से, अपने समुदाय से जुड़ा होता है। एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें एक ऐसा एहसास होता है कि एक गौरव महसूस होता है नागरिक बनकर। जैसे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी की उपलब्धता है तो पानी की कोई कीमत आप समझ में नहीं आएगी आपको। पानी की कीमत नदी के किनारे जो रह रहा है उसको समझ में नहीं आएगी। जो रेगिस्तान में जो रहता है पानी की महत्व उसको समझ में आएगा। इसी तरह से जैसे जो नागरिक है, नागरिक को पता ही नहीं मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ इस देश के लिए, मैं कितना मेरे समुदाय के लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। नागरिक को ये पता नहीं। जबकि नागरिक को ये पता होना चाहिए कि नागरिक बनने के बाद उसके पास इतने अधिकार हैं कि उसको अपनी सुरक्षा की भावना उसके दिमाग में आती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई देश है, मेरा समाज है, मेरा समुदाय है। तो नागरिक के पास ये चीज़ें होती हैं। और जो को पता चला कि नागरिक होना और नागरिकता प्राप्त करना कितना सुकून देने वाला है, कितनी शांति प्राप्त करने वाला है, तो ये नागरिक होना किसी देश का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और उस व्यक्ति के लिए गौरव की बात है जो उस देश में रह रहा है। जैसा कि सर आपने नागरिक के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा नागरिकता क्या है? आपने अभी नागरिकता पे तो बड़ा विस्तार से बताया, लेकिन आप नागरिकता के बारे में बताइए। देखिए गौरव जी, नागरिकता एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसको बहुत कम समय में समझाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे बताना चाहूँगा मैं तुम्हें कि नागरिकता कई प्रकार की होती है। जैसे बाय बर्थ होती है, जिसको कहते हैं जन्मजात नागरिकता। ये ऑटोमेटिक होती है, नेचुरल होती है, कुदरती होती है, अपने आप मिलती है। जिस देश में जन्म ले लिया हम उसके नागरिक हो गए। और दूसरी होती है राज्यकृत, यानी कि बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट, बाय द कंट्री। ये देश देता है नागरिकता, इस दी गई, सरकार द्वारा दी गई। तो वो उसके लिए उस देश के नियम मानने पड़ते हैं, कुछ साल वहाँ रहना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। फिर सरकार ये सोचती है कि ये जो व्यक्ति है हमारे देश के लिए एसेट है या ये नुकसान नहीं पहुँचाने वाला है। ये बहुत सी चीज़ कंसीडर करके उस व्यक्ति को देश की नागरिकता दी जाती है। जो जन्मजात होती है, जो मैंने बताया तुम्हें, जन्मजात ऑटोमेटिकली मिल जाती है। आपके बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, वंशानुगत कह सकते हैं इसको, कि वो ऑटोमेटिकली वो नागरिक होता है उस देश का। अब एक तरीका और है नागरिकता प्राप्त करने का। अगर हमारे देश में कोई देश मिला तो उसके जो निवासी हैं वो सारे के सारे हमारे देश के नागरिक हो जाएंगे। जैसे सिक्किम है, सिक्किम हमारे देश में मिला, विलय होने के बाद सारे सिक्किम के नागरिक हमारे देश के नागरिक हो गए। तो इस तरह से नागरिकताएं अनेक तरह से प्राप्त होती है। लेकिन मैं एक एग्जांपल पिछली बार दे रहा था, वो वास्तव में एक एग्जांपल हर एक जगह देने लायक है
कि नागरिकता प्राप्त होने के बाद बहुत से अधिकार मिलते हैं। एक नागरिक के अधिकार होते हैं, साथ में कर्तव्य भी होते हैं। सर आप ये बताइए नागरिकता समाप्त कैसे होती है? नागरिकता समाप्त वैसे कोई करना नहीं चाहता, लेकिन नागरिकता समाप्त के भी कई तरीके हैं। जैसे कोई देश से गद्दारी कर रहा है, जैसे कोई आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, जैसे हमारा किसी देश से युद्ध हो जाए, पाकिस्तान से या चीन से, और हमारे देश का नागरिक उनके पक्ष में बोले, उनके पक्ष में नारे लगाए, उनकी हिमायत ले, उनकी वकालत करे, तो एक तो तरीका ये होता है नागरिकता समाप्त होने का। दूसरा वॉलेंट्री भी होता है कि भाई मैं अब इस देश में नहीं रह रहा, मैं दूसरे देश में चला गया हूँ, मैं वहाँ का नागरिकता लेना चाहता हूँ, मेरी नागरिकता समाप्त कीजिए। तीसरा ये होता है कि जब दूसरे देश में व्यक्ति जाके रह लेता है और वहाँ की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाती है, तो एक देश की नागरिकता छूट जाती है। तो इस तरह से नागरिकता समाप्त होने के यही आसान तरीके हैं कि दूसरे देश में जाके अगर आप वहाँ रह रहे हैं और यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी है, जैसे आयरलैंड है। तो इस तरह से कुछ देश ऐसे भी दोहरी नागरिकता है। कुछ देशों में, जैसे हमारे देश में अभी गौरव बता रहे थे कि हमारे देश में इकहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता मतलब ये हो गया कि इस देश में सिर्फ एक ही तरह का नागरिक रहेगा, अमेरिका की तरह नहीं कि राज्य का भी नागरिक, देश का भी नागरिक। तो वो दोहरी नागरिकता, ये इकहरी नागरिकता। अभी जम्मू कश्मीर पे बात करेंगे कभी विस्तार से कि वहाँ की नागरिकता और हिंदुस्तान की नागरिकता के बारे में। लेकिन मैंने अभी बताया कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत कठोर फैसले लेने के आदी हैं, तो उन्होंने जब धारा 370 हटाई तो वो भी एक तरह से प्रावधान ख़त्म हो गया। अब पूरा देश इकहरी नागरिकता का एंजॉय कर रहा है और पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हम सारे देश के निवासी एक ही नागरिकता के तहत रह रहे हैं और इसका हमें गर्व भी है। सर जैसा कि आपने अभी हमको बहुत सारी जानकारी दी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया 2019 में, उसमें कि शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात की गई थी, जिसको CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। सर इसके बारे में आप थोड़े हमको जानकारी दीजिए, बताइए कि ये किस तरीके से कामगर था और प्रदर्शन हो रहे थे, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड। और आपने CAA के बारे में पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत ज़रूरी था आज के युग में देखा जाए, क्योंकि आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे पाकिस्तान में हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं और आसपास में बौद्ध हैं, तो ये बहुत जो माइनॉरिटीज़ में है, हमेशा दुनिया में देखते हो आप, तो जो अल्पसंख्यक है उन पे बहुत बार जुल्म होता है, अत्याचार होता है। तो उनके लिए प्रधानमंत्री ने और सरकार ने सही सोचा कि ऐसे लोग जो हमारे अड़ोस पड़ोस में हैं, जैन हैं, इन जो धर्मों के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, इनके साथ जो जुल्म हो रहा है, तो वो कैसे हमारे देश में आए, उनको कैसे नागरिकता मिले, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट है। और इसमें विरोध इसलिए हो रहा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई सब सारी कास्ट, सारे धर्म के बारे में ये होना चाहिए, तो कुछ संप्रदाय इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि जैसे मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनके तो नियर अबाउट 56-57 देश हैं, वो तो किसी देश में भी जा सकते हैं उन देशों से। लेकिन हिंदुओं का, सिखों का, इनका कोई देश ही नहीं है हिंदुस्तान के अलावा। तो इसलिए ये एक्ट में उनको राहत दी गई है, क्योंकि जो दूसरे बहुसंख्यक हैं उनको तो दूसरे देश में जाने की, नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जुल्म तो हो, उन पे कौन जुल्म करेगा? हमेशा शक्तिशाली तो कमज़ोर पे जुल्म करता है। शक्तिशाली जो निर्बल है उनको उनके बीच में ये संघर्ष है। तो इस तरह इस अत्याचार को बचाने के लिए ये एक्ट लाया जा रहा है और ये बहुत अच्छा एक्ट है, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान में बहुत लाख लोग रह रहे थे, धीरे धीरे करके बेचारे वो वहाँ से विस्थापित हुए और हज़ारों लोग आज ये पड़े हैं जिनको नागरिकता प्राप्त नहीं है, लाइन में लगे हुए हैं। उनको पता है कि नागरिकता की क्या इम्पोर्टेंस है। मैंने अभी बताया आपको बांग्लादेश के बारे में और हिंदुस्तान के जो समझौता हुआ इस बारे में, तो उन लोगों के लिए एक तरह से जीवन है हमारे देश में अगर उनको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो CAA एक बहुत अच्छा एक्ट है जिसके ज़रिए हम मानवता की रक्षा, मानवता की सेवा की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
सर मेरा आपसे प्रश्न है, आपने सीए के बारे में बड़े अच्छे तरीके से बताया, लेकिन आप ये बताइए कि ये जो मिसकम्युनिकेशन यानी भ्रामक संप्रेषण होता है किसी चीज़ को लेकर के, और फिर उसका संप्रेषण विस्तार से अगर जनता तक पहुंच जाता है तो प्रदर्शन शुरू होते हैं, तो ऐसा क्या हुआ सीए कानून के आने पर कि इतने बड़े बड़े दंगे और प्रदर्शन शुरू हुए? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए हर एक व्यवस्था के गुण भी है, फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। अब डेमोक्रेसी है, इसका फ़ायदे बहुत है। अगर डेमोक्रेसी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि संसार में हर एक जगह ये व्यवस्था बहुत विस्तार से है, तो लेकिन डेमोक्रेसी में देखा जाए तो विपक्षी दल भी हैं, और विपक्षी दल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विपक्षी दल अगर सकारात्मक आलोचना करे तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन विपक्षी दल हर एक डिसीज़न पे, सरकार के हर एक डिसीज़न पे उंगली उठाए, कमियां ढूंढे, वो थोड़ा दुख का विषय होता है। तो विपक्षी दलों को देखना चाहिए कि जिन लोगों के लिए एक्ट बनाया गया है वो उसमें सरकार का सहयोग करे और भ्रामक प्रचार ना करे, और मानवता को ध्यान में रखते हुए सरकार को साथ देना चाहिए। क्योंकि अभी तुम देख रहे हो कई बार हम उस चीज़ को बिना जाने, बिना पहचाने, बिना उसके विस्तार से अध्ययन किए हम उसका विरोध करने लगते हैं। अब ऐसे सीए की जो खूबियाँ हैं, जो फ़ायदे हैं, वो आलोचनाओं के बीच में कहीं छुप जाते हैं और ये एक प्रदर्शन का रूप ले लेते हैं और हिंसा भी उसमें आ जाती है। तो कोई भी व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि सीए जो है वो मुस्लिम्स के विरुद्ध नहीं है। कोई माईकलाल हिंदुस्तान से एक भी मुसलमान नागरिक को भगा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे दूसरे देशों में अत्याचार और जुल्म झेल रहे हैं, जो कि आपने देखा होगा आसपास के देशों में इन हिंदू, सिख और ईसाई, बौद्ध, जैन लोगों के साथ किस तरह से अत्याचार होता है। तो उनको एक ही तरफ उनकी नज़र उठती है और वो नज़र है हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि उनके पूर्वज यहीं के थे। तो अपने हिंदुस्तान से उनको इतना लगाव है कि दूसरे देश की तरफ देखते भी नहीं, इसलिए वो सीए जो है उनको उनकी ये इच्छाओं को पूरी करेगा और उनको एक नया जीवन देगा। धन्यवाद दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अपने नए आकर्षक वीडियो में। बने रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।